बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं मुर्तज़ा सैयद विद पब्लिक टीवी है। जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है चाइना इंडिया रिलेशनशिप, और उसमें तीसरा जो है वो अहम मुल्क जो है वो अभी जो मंजर आम पे आया जी वो नेपाल है। तो इस सारी कशीदगी का जो मैं आपके सामने रखूँगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूँगा, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि आपको पता है कि एक पेंडेमिक जो है वो चल रहा है, इसको कोविड-19 के नाम से। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पे आप लोग जो है मास्क को पहनिए, सोशल डिस्टेंस लाजमी रखें आप लोग। ये मास्क आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए और आपके लोगों के लिए। और हाथों में आप ग्लव्स पहनिए। ये जो ग्लव्स हैं एटलीस्ट आप जो है इसके साथ अगर आपको कोई जरासीम या कुछ ऐसी चीज़ लग जाए तो आप इसको घर जाके उतार के आप फेंक सकते हैं। और इसको उतारने का तरीका भी मैं आपको बता दूं जी। इसको उतारने का तरीका, सबसे पहले आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, ये एक ग्लव्स आपने पूरा उतार लेना है। उसके बाद जब दूसरा उतारना है तो आपने इसको यहाँ से आपने ये फिंगर, ये जो थंब है, इसको लेके जाना और इसको उतारना है। अच्छा ये है जी। मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूं आपके साथ। इम्पॉर्टेंट इशू जिस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसके अंदर चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं, और उसके अंदर जो तीसरा नेपाल है जी। तो बात यह है जी कि अगर किसी ने मेरी पिछली 2 वीडियो सुनी हो तो उसमें ये मैं बात कर चुका हूँ कि लद्दाख में जो मामला चल रहा है, तो लद्दाख के साथ साथ जो है नेपाल भी बहुत बड़ी अहमियत हासिल कर चुका हुआ है, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। जो चाइना के जो फ़ौजी हैं वो सिर्फ गालवान वादी तक ही नहीं गए, बल्कि वो चाइना जो हिस्सा अपना, यानी कि वो जो अपना हिस्सा क्लेम कर रहा था उससे भी आगे वो चले गए हुए हैं, जिसका सबूत जो है वो आप इंडियन जो है डिफेंस एनालिस्ट को भी सुन सकते हैं, इंडियन जो हाई रैंकिंग के जर्नलिस्ट हैं उनसे भी सुन सकते हैं जी आप। तो उनके मुताबिक है कि चाइना जो है उन एरिया को भी क्रॉस कर चुका हुआ है जिसको वो क्लेम करते थे। तो इस वक्त नेपाल जो है वो बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका हुआ है। वैसे तो नेपाल बहुत छोटा सा मुल्क है, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। जैसा कि सबको पता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात जो बहुत शानदार हैं, चूँकि दोनों हिंदू मुल्क हैं। तो 1990 में जब ये नेपाल से बादशाह ख़त्म होती है तो उसके बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट है, और इंडिया के जो सियासी लीडर थे वो जो इतने ज़्यादा ताल्लुकात अपने बहाल नहीं रख सकते, तो ये आस्ता आस्ता इसके बीच में दरारें पड़ती रहीं। तो आज एक चाइना जो है वो इसमें इंटर कर चुका हुआ है। तो इसमें एक लफ्ज़ मैं मारखोर का भी इस्तेमाल करूँगा, वो यकीनन आपको पसंद आएगा कि वो एक मारखोर भी एक चीज़ है, वो भी बीच में सींग कहीं ना कहीं अपना लगा देता है जी। तो हमें फ़ख्र है उस मारखोर के ऊपर, हम सलूट करते हैं उसको। अच्छा जी, तो नेपाल ये भांप गया जी कि अब जो है वो इंडिया से मज़ीद ब्लैकमेल नहीं होगा, तो उसको कहीं लेफ़्ट राइट जो है वो देखना चाहिए, वो चाइना की तरफ चला गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 इलाके हैं ये वाकई नेपाल के हैं, इस पे इंडिया का कोई हक़ नहीं है। जिस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश राज था तो उस वक़्त बरतानिया के बादशाहों और नेपाल के बादशाहों के दरमियान भी ये इस चीज़ पे बात हुई थी, और उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था। और वो जो मायदा हुआ था, उस मायदा का नाम है जी सोगाटी ट्रीटी। ये सोगाटी ट्रीटी के अंदर ये लिखा हुआ है, और उसके बीच में ये नक्शा मौजूद है कि जिसमें ये तीनों इलाके नेपाल का हिस्सा हैं, जिसके ऊपर इंडिया आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ये नेपाल को आज वो जाग गए हैं नेपाली, तो वो अपने इलाके को वापस लेने के लिए अब उनको आंखें दिखा रहे हैं, जिसके पीछे उनको पूरी की पूरी उनको हमायत हासिल है जी चाइना की। और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये 3 इलाके नेपाल के हैं। तो चलते हैं जी आगे। जो इस वक्त के मायदा का आम नुक्ता था जी, तो दरिया के इस तरफ बरतानिया और दूसरी तरफ नेपाल था। चाइना और मशरक़ी सरहद के साथ साथ दरियाए मेची है जी, जो उस वक्त के मायदे का आम नुक्ता था। तो दूसरी तरफ भी एक दरिया है जी जिसको महाकाली का नाम कहते हैं।
तो उस महाकाली दरिया का वो भी ये तय हुआ कि नेपाल इन दो दरियाओं के बीच में रहेगा। तो अब जब ये तनाज़े ने जन्म लिया तो भारत और नेपाल में दूरी शुरू हो गई जी, और चाइना की एंट्री हो जाती है जी यहाँ पे, और मारखोर यहाँ पे एंट्री मारता है 2019 में। 2019 में चाइना ने $500 मिलियन जो है वो इंजेक्ट किया नेपाल की इकॉनमी में, और वहाँ पे सी पैक से रिलेटेड कुछ मंसूबे शुरू किए और 20 से ज़्यादा माहदे किए, जिन माहदों में मैं आपको बताऊं कि वो टूरिज़म भी है, उसमें बिज़नेस भी है, उसमें ट्रेड भी है, और उसमें जो उनका टेली कम्युनिकेशन भी है, और इस तरह के कुछ तकरीबन 20 माहदे जो हैं उस पर वो साइन किए हैं जी। उस वक्त चाइना ने $500 मिलियन उन्होंने इंजेक्ट किए इसके अंदर, पैक किया इसको नेपाल को। तो अब नेपाल ने जो है आंखें दिखाना शुरू की हैं इंडिया को, और अब इंडिया को नेपाल ये कह रहा है कि जी आप ये बराए मेहरबानी, आप यहाँ पे आपको रहने के लिए जगह दी थी, घर बनाने के लिए नहीं, और आपने यहाँ कब्ज़ा कर लिया, तो बराए मेहरबानी आप बोरी बिस्तरा उठाएं और यहाँ से निकलें। उस पर इंडिया अभी बाज़ेद है, वो नहीं निकल रहा वहाँ से। तो अब जो है मैं आपको जी इसका एक और पहलू भी जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो एक पहलू ये है कि ये एक मजहबी रास्ता भी है, मजहबी कॉरिडोर भी इसको हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर अभी है कि काला पानी से एक रास्ता निकलता है वो तिब्बत की तरफ, और फिर तिब्बत से आगे ये बड़ी ख़ास जगह पे जाके पहुंचता है जी, जहाँ पे दुनिया भर के हिंदू, ख़ास तौर पर आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा कि हिंदू जो है वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो इस जगह का नाम है जी कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे ये तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। और वहाँ जो मानसरोवर एक लेक है, एक झील है, उसके अंदर ये अपना स्नान करते हैं, और इनका अकीदा है कि चांदनी रात में वहाँ पे शिवा और जो इनकी पार्वती हैं वो इनको मिलने आती हैं, या उसको ये देख सकते हैं। हिंदू को ये यात्रा ज़रूर करनी होती है, जैसा कि हम मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना का रुख करते हैं। तो इसीलिए इंडिया जो है वो इस तिब्बत को चाइना से आज़ाद करवाना चाहता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो बार बार ये रिक्वेस्ट करता है, पुश करता है कि जी इस मामले पे तिब्बत के ऊपर मेन जो मकसद है वो हिंदुओं का ये है कि वो उनकी इबादत की जगह है, तो उसको वहाँ पे यानी कि चाइना से एक आज़ाद मुल्क उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। तो अब इंडिया जो है इन इलाकों को इसलिए नहीं छोड़ रहा, और ये रोड इसलिए वो बना रहे थे कि एक तो वहाँ पे जो इनको यात्रा के लिए जाने के लिए 5 दिन का सफ़र तय करना पड़ता था, अगर ये जो रोड बना लेते हैं तो इसके ऊपर इनका 2 दिन का सफ़र रह जाएगा। तो उससे ये 2 दिन में ये आराम से अपनी यात्रा के लिए वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंस है जी उस पर मैं आऊँगा। इम्पोर्टेंस मज़हब के लिहाज से जो है इनकी वो ये है कि ट्रैवल इनका जो है वो कम हो जाएगा, और तिजारत और दफ़ाई लिहाज से भी ये इलाके बहुत अहमियत रखते हैं नेपाल के लिए, चूँकि नेपाल भी एक बहुत बड़ा हिंदू मुल्क है, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मोर देन 90% हिंदू हैं वहाँ पे। जो रोड चाइना ने जो इंजेक्ट किया 500 मिलियन, उसमें एक रोड है जी, उस रोड का नाम है जी दरचुलाम टिंका, उसके नाम से है। और वो रोड कहाँ जाती है ये मैं आपको बताऊं कि वो रोड इंडिया की चिकन नेक तक जाती है, समेत चाइनीज़ साजो सामान के समेत चाइना के, जिससे इंडिया की इजारादारी ख़त्म हो सकती है वहाँ से, और वो किसी को नहीं दबा सकता, और उसकी इकॉनमी पे बहुत बुरे असर पड़ते हैं। ये था जी सारा का सारा मेरा तजिया जो मैंने गहन किया था, जो इस पे मैंने स्टडी की थी, जो आप लोगों के सामने रखा कि अब इन चीज़ों के अंदर ये जो चाइना के मकासद ये हैं यहाँ तक पहुँचने के, जिसके ऊपर वो आलमोस्ट 50% वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर चुके हुए हैं। तो अभी जो है इंडिया के मेरे ख़्याल में सर से पानी गुज़र चुका हुआ है, तो अभी उनको लेने के देने पड़ गए एक तरफ। अब सिर्फ़ और सिर्फ वो क्या कर सकते हैं कि अपनी यानी कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है इस वक्त, वो अपनी इन नाकामियों को छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ बॉर्डर लाइन के ऊपर, LOC के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी किस्म का कोई वो अटैक कर सकते हैं, जहाँ पे एक लिमिटेड वार हो सकती है। तो उसमें क्या होगा जी कि वो
अपने अपनी फेस सेविंग के लिए ये करना चाहेंगे कि वो अपनी पब्लिक को बताएं, और वो सारे इश्यूज़ जो हैं जिसमें वो नाकाम हो चुके हुए हैं, जिसमें उनको मार पड़ चुकी हुई है, तो उसको वो क्या करें जी, उसको फेस कवर देने के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ तनाज़ा खड़ा कर दें और अपनी आवाम को मुतमईन कर सकें। तो इंशाल्लाह जी ये इनको अपनी पड़ गई हुई है। तो हमारा जो मेन मकसद इंडिया के साथ दुश्मनी सिर्फ इसी बात पे है कि कश्मीर मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, और कश्मीर एक अलहदा रियासत है, वो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं है, उसको आज़ादी दी जाए। अगर भारत वहाँ पे इलेक्शन करवाता है तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली इलेक्शन करवाएगा, तो भारत को वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटेगा तो कब तक जुल्म ढाएगा। अब वहाँ नस्लें जो जुल्म के अंदर पैदा होकर जवान हो चुकी हैं, वो अपना खून देने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इंडिया की इजारादारी को नहीं मानते वो, और नहीं मानेंगे, और वो इंशाल्लाह इंडिया की तबाही और बर्बादी के दिन आ गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, हमारा मारखोर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।